अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 405 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं और आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 60 से लेके टॉपिक नंबर 83 तक कवर करेंगे। दो चैप्टर्स को इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। पहला है नेचर ऑफ रिलायबिलिटी और दूसरा है ऑल्टरनेट असेसमेंट टूल्स। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब होता है मेजरमेंट की कंसिस्टेंसी, यानी अगर आप किसी टेस्ट को दोबारा या किसी और तरीके से लें तो रिजल्ट्स जो है वो मिलते जुलते आने चाहिए। याद रखें कि रिलायबिलिटी जो है वो टेस्ट के रिजल्ट्स की प्रॉपर्टी होती है, ना कि टेस्ट की। ठीक है, हम हमेशा कहते हैं टेस्ट के रिजल्ट्स रिलायबल है, ना कि टेस्ट रिलायबल है। सही है ना? तो देखिए, रिलायबिलिटी का जब भी अंदाजा लगाया जाता है वो हमेशा किसी स्पेसिफिक टाइप की कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंस या इंटरनल कंसिस्टेंसी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स हमेशा भूल जाते हैं वो ये है कि रिलायबिलिटी जरूरी है लेकिन अकेले वैलिडिटी हासिल नहीं कर सकती। किसी टेस्ट का वैलिड होना तभी मुमकिन है जब वो रिलायबल हो, लेकिन रिलायबल टेस्ट वैलिड हो ये गारंटी नहीं होती है। सही है। रिलायबिलिटी एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसका न्यूमेरिकल रेंज होता है -1 से +1, जहां +1 का मतलब परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है। ठीक, ये बेसिक पॉइंट्स ना आपको हमेशा याद रहने चाहिए जब आप रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी करें। रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करने के तरीके जो है वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलायबिलिटी हमेशा कंसिस्टेंसी को मेजर करती है। इसके 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि है स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंस और इंटरनल कंसिस्टेंसी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर टेस्ट को वक्त के गैप के बाद दोबारा लिया जाए तो रिजल्ट जो है वो मिलते जुलते हो, यानी टाइम के साथ कंसिस्टेंसी हो। इक्विवेलेंस का मतलब है कि अगर टेस्ट के दो अलग फॉर्म जैसे फॉर्म ए फॉर्म बी दिए जाएं तो दोनों पर परफॉर्मेंस सिमिलर होनी चाहिए। ठीक। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि टेस्ट के अंदर ही आइटम्स एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट हो, यानी टेस्ट के क्वेश्चंस सेम ट्रेट को मेजर कर रहे हों। रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने का असली तरीका जो है वो होता है कोरिलेशन। हम दो सेट्स ऑफ स्कोर्स को कंपेयर करते हैं जो आइडेंटिकल कंडीशंस में लिए गए हों, फिर जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट मिलता है उसे उस टाइप ऑफ रिलायबिलिटी के मुताबिक इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जैसे टेस्ट रीटेस्ट मेथड, इक्विवेलेंट फॉर्म्स मेथड, टेस्ट रीटेस्ट विद इक्विवेलेंट फॉर्म, स्प्लिट हाफ मेथड, क्यूडर रिचर्डसन मेथड और क्रॉनबैश अल्फा इंटररेटर रिलायबिलिटी। ठीक है, ये 7 मेथड्स हमारे पास हैं। तो हम बात करते हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड पे। तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड रिलायबिलिटी मेजर करने का सबसे पुराना और सिंपल तरीका है, जिसे स्टेबिलिटी का टेस्ट भी कहा जाता है। इस मेथड में सेम टेस्ट को सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को 2 दफा दिया जाता है और दोनों अटेम्प्ट्स के स्कोर को कोरिलेट करके रिलायबिलिटी जो है वो चेक की जाती है। यहाँ टाइम इंटरवल बहुत क्रिटिकल होता है। टाइम इंटरवल कुछ मिनट से लेकर कई सालों तक हो सकता है, लेकिन इसकी सिलेक्शन बहुत सोच समझ के की जाती है। अगर इंटरवल बहुत छोटा हो तो स्टूडेंट को पहले वाले आंसर्स जो हैं वो याद होंगे, जिससे रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट आर्टिफिशियली हाई यानी इन्फ्लेटेड हो जाता है। और अगर इंटरवल बहुत लंबा हो तो स्टूडेंट की लर्निंग, प्रैक्टिस या फॉरगेटिंग की वजह से स्कोर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, जिससे रिजल्ट्स पर इंस्टेबिलिटी का असर होता है। इसलिए टेस्ट रीटेस्ट मेथड का मेन फोकस होता है कि टेस्ट वक्त के गैप के बावजूद रिलायबल रिजल्ट देता है या नहीं। सेकंड है इक्विवेलेंट फॉर्म्स मेथड। ये रिलायबिलिटी को इक्विवेलेंस के एंगल से मेजर करता है। इस मेथड में टीचर एक ही टेस्ट के 2 अलग फॉर्म्स बनाता है। दोनों फॉर्म्स कंटेंट, डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। फिर ये दोनों फॉर्म्स को सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लगातार दिया जाता है। अगर दोनों फॉर्म्स के मार्क्स जो है वो क्लोजली कोरिलेट करें तो टेस्ट के फॉर्म्स इक्विवेलेंट समझे जाते हैं और रिलायबिलिटी जो है फिर हाई हो जाती है। ठीक, टेस्ट रीटेस्ट विद इक्विवेलेंट फॉर्म्स में क्या होता है कि रिलायबिलिटी को स्टेबिलिटी प्लस इक्विवेलेंस दोनों के जरिए जो है वो चेक किया जाता है। यहाँ भी 2 फॉर्म्स बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा ज्यादा इंटरवल रखकर सेम ग्रुप को दिया जाता है। इससे पता चलता है कि टेस्ट वक्त के साथ स्टेबल भी है और टेस्ट के फॉर्म्स भी एक जैसे परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, ये मेथड यूजफुल होता है जब टीचर जो है वो टेस्ट के मल्टीपल वर्जन्स बनाना चाहता हो और इंश्योर करना चाहता हो कि हर वर्जन इक्वली रिलायबल हो।
ठीक, स्प्लिट हाफ मेथड जो है ये रिलायबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि टेस्ट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं क्या वो एक ही चीज को कंसिस्टेंटली मेजर कर रहे हैं या नहीं। इस मेथड में टेस्ट सिर्फ एक दफा स्टूडेंट्स को दिया जाता है, फिर उस टेस्ट को दो इक्वल या इक्विवेलेंट हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जैसे ऑड इवन आइटम्स, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ या बैलेंस्ड हाफ्स। ठीक है, दोनों हाफ्स के स्कोर्स का कोरिलेशन निकाला जाता है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ आधा टेस्ट को रिलेट कर रहे होते हैं, इसलिए रिजल्ट को पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी बनाने के लिए स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। स्पीयरमैन ब्राउन और विलियम ब्राउन के नाम पर ना 1910 में डेवलप हुआ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये, जो रिलायबिलिटी को करेक्ट करके फुल टेस्ट के बराबर कर देता है। इस तरीके की एक खास बात यह है कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी अक्सर इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी से ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसलिए टाइम गैप, मूड चेंज, लर्निंग इफेक्ट, फटीग या प्रैक्टिस इफेक्ट जैसे इश्यूज पैदा नहीं होते। टीचर्स के लिए ये मेथड आसान, तेज और क्लासरूम असेसमेंट के लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल समझा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कुडर रिचर्डसन मेथड। कुडर रिचर्डसन मेथड और कोएफिशिएंट अल्फा रिलायबिलिटी का एक बहुत मशहूर तरीका है जो इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करता है, बिल्कुल स्प्लिट हाफ मेथड की तरह। लेकिन इसकी खास बात यह है कि टेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। इस मेथड में टेस्ट सिर्फ एक दफा स्टूडेंट को दिया जाता है, फिर पूरे टेस्ट का जो टोटल स्कोर है वो लिया जाता है और कुडर रिचर्डसन फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया जाता है। ये फॉर्मूलाज पहली दफा जी फ्रेडरिक कुडर और एम.डब्ल्यू. रिचर्डसन ने 1937 में इंट्रोड्यूस किए, इसीलिए इन्हें के.आर. फॉर्मूला कहा जाता है। इनमें सबसे फेमस फॉर्मूला जो है वो KR20 है, जो सिर्फ उन टेस्ट के लिए यूज होता है जहां स्कोरिंग डिकोटमस हो, यानी हर आइटम 0 या 1 करेक्ट या इनकरेक्ट हो। KR20 ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसे MCQs या ट्रू फॉल्स के लिए बहुत बेस्ट समझा जाता है। अगर टेस्ट के आइटम सिर्फ राइट रॉन्ग स्कोरिंग ना रखते हो बल्कि मल्टीपल लेवल स्कोरिंग जैसे 0 से 3 पॉइंट्स तक की स्कोरिंग रखते हो, तो फिर KR20 का एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो यूज होता है, जिसे हम कोएफिशिएंट अल्फा या क्रॉनबैच अल्फा कहते हैं, जो 1951 में ली क्रॉनबैच ने डेवलप किया। केआर मेथड्स और कोफिशिएंट अल्फा दोनों ही इंटरनल कंसिस्टेंसी का मजबूत इंडेक्स देते हैं और टीचर्स के लिए आसान, रिलायबल और वाइडली यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स है, क्योंकि ये टेस्ट स्प्लिटिंग का झंझट जो है वो नहीं रखते और एक ही एडमिनिस्ट्रेशन से स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी एस्टिमेट जो है वो दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं इंटररेटर मेथड पे। इंटररेटर मेथड रिलायबिलिटी का वो तरीका है जो कंसिस्टेंसी ऑफ रेटिंग को मेजर करता है, यानी क्या दो या ज्यादा रेटर्स एक ही स्टूडेंट के जवाब को एक जैसा स्कोर देते हैं या नहीं। ठीक, ये मेथड उन असेसमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां जजमेंटल स्कोरिंग हो रही होती है, जैसे एसे राइटिंग, ड्राइंग, परफॉर्मेंस टास्क, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस या कोई भी ओपन एंडेड रिस्पॉन्स। इस मेथड में एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज लिए जाते हैं और उनको दो या ज्यादा इंडिपेंडेंट रेटर्स को दिया जाता है, जहां हर रेटर बिना किसी डिस्कशन के खुद से स्कोर्स असाइन करता है। अगर रेटर्स के स्कोर्स हाईली सिमिलर हो तो रिलायबिलिटी हाई होती है, अगर स्कोर्स में बहुत डिफरेंस हो तो रिलायबिलिटी लो समझी जाती है। इंटररेटर मेथड का बेसिक पर्पस ये चेक करना होता है कि स्कोरिंग फेयर, ऑब्जेक्टिव और स्टेबल है या नहीं, और ये इंश्योर करता है कि किसी स्टूडेंट का रिजल्ट सिर्फ एक रेटर की पर्सनल बायस या मूड पर डिपेंड ना करे, बल्कि कंसिस्टेंट स्कोरिंग पर बेस्ड हो। ठीक है जी, रिलायबिलिटी के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ऑल्टरनेट असेसमेंट टूल्स।
इस पे हम देखेंगे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को। ठीक है, देखिए इस लेक्चर में ना इस टॉपिक में जो है बेसिकली हम असेसमेंट टूल्स की टाइप्स क्या हैं और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं इसको समझेंगे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है ना वो एक ऐसा ऑल्टरनेट असेसमेट टूल है जो उन लर्निंग आउटकम्स को मेजर करता है जो सिंपल पेपर पेंसिल टेस्ट से असेस नहीं हो सकते, जैसे स्टूडेंट्स का नेचुरल बिहेवियर, इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स और रियल लाइफ परफॉर्मेंस। कॉग्निटिव डोमेन के बहुत से आउटकम्स जो हैं वो टेस्ट के थ्रू हो जाते हैं, लेकिन कई आउटकम्स टीचर की इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन से ही समझ आते हैं। असेसमेंट टूल्स आमतौर पर चार किस्म के होते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जहां टीचर स्टूडेंट को ऑब्जर्व करके बिहेवियर को नोट करता है। पीयर अप्रेजल जहां क्लासमेट्स आपस में एक दूसरे के सोशल रिलेशंस को असेस कर रहे होते हैं। सेल्फ अप्रेजल जहां स्टूडेंट से डायरेक्टली सवाल करके उसके इंटरेस्ट और व्यूज को इवेलुएट किया जाता है। और पोर्टफोलियो जहां स्टूडेंट का रिकॉर्डेड वर्क देखकर प्रोग्रेस मेजर की जाती है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का मेन पर्पस ये होता है कि टीचर अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक्यूरेट, अनबायस और फैक्चुअल फॉर्म में लिखे, क्योंकि सिर्फ इंप्रेशंस या याददाश्त पर डिपेंड करना इनकम्प्लीट और बायस पिक्चर देता है। इसलिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वो फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शंस होते हैं जो टीचर किसी मीनिंगफुल इंसिडेंट, इवेंट या बिहेवियर को ऑब्जर्व करके फौरन लिखता है, ताकि स्टूडेंट की डेवलपमेंट का सही और फेयर एनालिसिस जो है वो हो सके। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को इफेक्टिव तरीके से यूज करने के लिए टीचर को कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले ये कि टीचर को पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या ऑब्जर्व करना है, लेकिन साथ ही अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर पर भी नजर रहनी चाहिए। जब भी ऑब्जर्वेशन लिखी जाए उसे एनालाइज करना चाहिए ताकि किसी भी बायस जैसे पर्सनल पसंद या नापसंद का असर जो है ना रिकॉर्ड में ना आए। ऑब्जर्वेशन लिखते वक्त सिचुएशन का इतना हिस्सा जरूर लिखें कि बिहेवियर का प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ आए। एनेक्डोट हमेशा जल्दी यानी ऑब्जर्वेशन के फौरन बाद लिख लेना चाहिए ताकि डिटेल्स फ्रेश और एक्यूरेट रहें। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हमेशा शॉर्ट और सिंगल इंसिडेंट पर फोकस होना चाहिए। एक ही इवेंट को ब्रीफ और क्लियर तरह से लिखें। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीचर को फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन को अलग रखना चाहिए। पहले जो देखा उसका फैक्चुअल अकाउंट, फिर बाद में अपनी एक्सप्लेनेशन लिखें। दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। रिकॉर्ड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के बिहेवियर्स लिखने चाहिए ताकि स्टूडेंट की बैलेंस पिक्चर जो है वो मिले। किसी भी स्टूडेंट के बारे में फाइनल जजमेंट या इन्फ्रेंस तब ही बनाएं जब मल्टीपल एनेक्डोट्स कलेक्ट हो जाए। सिर्फ एक इंसिडेंट पर कोई कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। और आखिरी बात, टीचर को एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स लिखने की रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि राइटिंग क्लियर, ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल होती जाए। ऐसे स्टेप्स को फॉलो करने से ना एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो है वो टीचिंग, असेसमेंट और स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टूल बन जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस पे बात करते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड की। तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि बच्चों की असल जो बिहेवियर है उसकी नेचुरल सिचुएशन में डिपिक्ट जो है वो किया जाता है। मतलब टीचर जो ऑब्जर्व करता है वो रियल लाइफ में बच्चों के रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस को कैप्चर करता है। ये उन इवेंट्स के बारे में एविडेंस गैदर करने में मदद करते हैं जो शायद रेयर हो लेकिन इम्पोर्टेंट हो, जैसे कोई एक्सेप्शनल अचीवमेंट या अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर हैं, क्योंकि इन स्टूडेंट्स की लर्निंग और इंटरेक्शन पैटर्न्स को नोट करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड की कुछ लिमिटेशन भी हैं कि सबसे पहले ये कि ये मेंटेन करने में ना टाइम कंज्यूमिंग होता है। हर ऑब्जर्वेशन को प्रॉपर्ली नोट करना और ऑर्गेनाइज करना पेशेंस और एफर्ट मांगता है। सही। दूसरा ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, यानी टीचर की पर्सनल ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट होती है जो कभी बायस क्रिएट कर सकती है। और अगर टीचर या ऑब्जर्वर एंजाइटी या प्रेशर में हो तो गलत ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है जो रिकॉर्ड की एक्यूरेसी को इफेक्ट करता है। ठीक है, जिसके बाद है टीचर ऑब्जर्वेशन। देखिए, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो ना सिर्फ बच्चों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है बल्कि टीचर को ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि बच्चों के इंटरेस्ट क्या है ताकि उनके लिए एप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सके। ऑब्जर्विंग और टीचिंग इंसेपरेबल प्रोसेस है।
क्योंकि जब टीचर बच्चों को एक्टिविटीज के दौरान ऑब्जर्व करता है तो वो उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और नेक्स्ट लर्निंग कैपेबिलिटीज को समझ सकता है। ऑब्जर्वेशन से टीचर बच्चों की कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और सेल्फ हेल्प स्किल्स का परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं। ये बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन इनफॉर्मल असेसमेंट भी प्रोवाइड करता है जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन को ट्रैक करने में यूजफुल होता है। पेरेंट टीचर को ये भी अलाउ करता है कि वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज इवेलुएट करें और देखें कि बच्चों ने इंस्ट्रक्शन पे कितना रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टीचर को अज्यूम या एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि बच्चा एक्टिविटी के दौरान क्या कर सकता है। सिंपल टूल्स जैसे चाइल्ड्स पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यूज करके टीचर प्लान कर सकता है कि कौन सी एक्टिविटीज जो है वो बच्चों को सपोर्ट करेंगी। इसके बाद आता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का मतलब है स्टूडेंट्स के काम का सिस्टमैटिक कलेक्शन जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, जैसे स्टूडेंट की ग्रोथ को डॉक्यूमेंट करना या लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैक करना। पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत डिपेंड करती है उसके पर्पस की क्लैरिटी, गाइडलाइंस फॉर इंक्लूजन ऑफ मटेरियल्स और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे। पोर्टफोलियो में सिलेक्टेड स्टूडेंट वर्क का कलेक्शन होता है जो पर्टिकुलर पर्पस सर्व करता है। मतलब ये पर्पसफुल कलेक्शन है, सिर्फ रैंडम काम जो है वो यहाँ नहीं हो रहा होता है। ये टीचर और स्टूडेंट दोनों को हेल्प करता है स्टूडेंट के डेवलपमेंट और लर्निंग आउटकम्स को क्लियरली असेस करने में। ठीक है, की स्टेप्स हैं जो पोर्टफोलियो को डिफाइन कर रहे होते हैं। सबसे पहला है स्पेसिफाई पर्पस के सबसे पहले क्लियर करें कि पोर्टफोलियो का पर्पस क्या है। प्रोवाइड गाइडलाइंस, टीचर को गाइड करना होता है कि कौन सा काम इंक्लूड करना है। ठीक है, डिफाइन स्टूडेंट्स रोल, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए सिलेक्शन और सेल्फ इवैल्यूएशन में। स्पेसिफाई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, पहले से क्राइटेरिया डिफाइन करना जरूरी है जिससे पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट किया जा सके। यूज इन इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन, पोर्टफोलियो को टीचिंग और कम्युनिकेशन दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट या पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। ठीक है, पोर्टफोलियो एक ऐसा टूल है जो स्टूडेंट की लर्निंग जर्नी को डॉक्यूमेंट करने के लिए प्रैक्टिकल और इफेक्टिव मेथड प्रोवाइड करता है और टीचर को भी इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट डिसीजन में गाइड करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ्स ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले ये कि ये इंस्ट्रक्शन के साथ इजीली इंटीग्रेट भी हो जाता है और स्टूडेंट्स को मौका देता है अपनी एबिलिटीज दिखाने का। ये स्टूडेंट को एनकरेज करता है रिफ्लेक्टिव लर्नर बनने के लिए और उनकी हेल्प करता है गोल सेट करने और सेल्फ इवैल्यूएशन में। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये एक कोलैबोरेटिव टूल है जो स्टूडेंट के प्रोग्रेस पर रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। पोर्टफोलियोज पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने का इफेक्टिव तरीका भी है और ये स्टूडेंट सेंटर्ड और स्टूडेंट डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंसेस के लिए परफेक्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट की डेवलपमेंट और करंट स्किल्स की जो एग्जाम्स और ओवरऑल लर्निंग प्रोग्रेस में बहुत यूजफुल होते हैं। इसके बाद आता है वीकनेसेस ऑफ पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज की कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहले ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है असेंबल करने में और समेटिव असेसमेंट में यूज करना मुश्किल होता है। रिजल्ट्स को कंपेयर करना जो है वो डिफिकल्ट होता है और रिलायबिलिटी काफी लो होती है क्योंकि ये ज्यादा सब्जेक्टिव और स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है, फिर है पर्पस ऑफ पोर्टफोलियो। फंडामेंटली पोर्टफोलियोज क्रिएट करने के दो मेन पर्पसेस होते हैं, एक है स्टूडेंट असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन। ये स्टूडेंट के अकम्पलिशमेंट्स शोकेस करने और उनके प्रोग्रेस डॉक्यूमेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शनल पर्पस पे आए तो अगर प्राइमरी पर्पस इंस्ट्रक्शन हो तो पोर्टफोलियो स्टूडेंट को सेल्फ इवैल्यूएशन स्किल्स डेवलप और रिफाइन करने में मदद करता है। ये टीचर को स्टूडेंट के प्रोग्रेस पे रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है। पोर्टफोलियोज में टीचर स्टूडेंट क्राइटेरिया ऑफ एक्सीलेंस सेट कर सकते हैं और स्टूडेंट डायरेक्टेड कॉन्फ्रेंसेस विद पेरेंट्स ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। ये टीचर्स को स्टूडेंट्स की थॉट प्रोसेस और अवेयरनेस ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है वो समझने में हेल्प करता है और स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, असेसमेंट पर्पस अगर पोर्टफोलियो का देखें
तो अगर एम्फोसिस जो है ना वो असेसमेंट पर हो तो ये फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट रोल्स के लिए यूज होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए ये प्रोग्रेस मेजर करने में यूज होता है, समेटिव असेसमेंट के लिए ये अकम्पलिशमेंट सर्टिफाई करने का बेस बन सकता है। और सिस्टम अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो है वो भी प्रोवाइड करता है, जैसे एजुकेशन सिस्टम में परफॉर्मेंस ट्रैक करना। सही। पोर्टफोलियो जो है वो एक फ्लेक्सिबल और मल्टीपर्पज टूल है जो स्टूडेंट्स की लर्निंग, रिफ्लेक्शन और प्रोग्रेस को एनहेंस करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, लेकिन यूज करने में टाइम और प्लानिंग जो है वो जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अकम्पलिशमेंट एंड प्रोग्रेस की। जब पोर्टफोलियो का फोकस अकम्पलिशमेंट पर हो तो अक्सर ये सिर्फ फिनिश्ड वर्क तक लिमिटेड होता है और छोटे टाइम पीरियड को कवर करता है। लेकिन अगर फोकस ग्रोथ और डेवलपमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने पर हो तो टाइम फ्रेम लॉन्गर होता है और पोर्टफोलियो में मल्टीपल वर्जन्स ऑफ सेम वर्क इंक्लूड किए जाते हैं ताकि प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट को मेजर किया जा सके। ठीक है। शोकेस एंड डॉक्यूमेंटेशन पोर्टफोलियोज की बात करें तो ये पोर्टफोलियो में स्टूडेंट की सिलेक्टेड एंट्रीज होती हैं जो दिखाती हैं कि स्टूडेंट अपने बेस्ट वर्क चूज कर सकते हैं और किसी टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। इसका पर्पस ये है कि लर्निंग की ब्रेथ और डेप्थ दोनों का एविडेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाए। ये ज्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट के स्पेशल स्ट्रेंथ्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। टॉपिक 80 की तरफ बढ़ते हैं जो कि फिनिश्ड एंड वर्किंग पोर्टफोलियोज। फिनिश्ड पोर्टफोलियो का मतलब है कि वर्क कंप्लीट है और स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए रेडी है, जैसे जॉब एप्लीकेशन पोर्टफोलियो। सही है। वर्किंग पोर्टफोलियो में काम भी प्रोग्रेस में होता है और डेवलपमेंट और लर्निंग प्रोसेस को शोकेस करता है। ठीक है। मतलब ये हुआ कि फिनिश्ड पोर्टफोलियो ना एक फाइनल प्रोडक्ट है, जबकि वर्किंग पोर्टफोलियो लर्निंग जर्नी का रिकॉर्ड है। ठीक है। टॉपिक 81 हमें बता रहा है गाइडलाइंस फॉर पोर्टफोलियो एंट्रीज। पोर्टफोलियो एंट्रीज के लिए क्लियर गाइडलाइंस होना बहुत जरूरी है। गाइडलाइंस में स्पेसिफाई करना चाहिए कि पोर्टफोलियो का यूज क्या होगा, कौन जो है वो पोर्टफोलियो प्रिपेयर करेगा, जैसे वो टीचर है या स्टूडेंट है। ठीक है। कौन सा टाइप ऑफ वर्क इंक्लूड करना अप्रोप्रिएट है इस पोर्टफोलियो में, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होंगे, पोर्टफोलियो के लिए टाइमलाइन डिफाइन करना जो है ये भी जरूरी है, और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज डिसाइड करना। ठीक है। प्रॉपरली डिफाइंड गाइडलाइन से पोर्टफोलियो जो है वो आपका ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल और इफेक्टिव असेसमेंट टूल जो है वो बन जाता है, जो स्टूडेंट्स की लर्निंग, ग्रोथ और अकम्पलिशमेंट्स को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। टॉपिक 82 पे हम इसकी चेकलिस्ट पे बात करेंगे। तो चेकलिस्ट जो है पोर्टफोलियो का एक सिंपल और इफेक्टिव टूल है जो रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है कि कोई स्पेसिफिक बिहेवियर, स्किल या एक्टिविटी प्रेजेंट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर 3 साल स्टूडेंट के लिए बिग बुक रीडिंग लेसन कंडक्ट कर रहा है तो उसके पास चेकलिस्ट होती है जिसमें वो गोल्स मार्क कर सकता है। गोल्स में ये चेक किया जा सकता है कि स्टूडेंट बुक में इंगेज्ड है, कंटेंट रिपीट कर रहा है या क्वेश्चन का सही जवाब दे रहा है। ठीक है। टीचर सिंपली चेक मार्क लगाता है और जैसे ही चेकलिस्ट कंप्लीट होती है वो इजीली इवैल्यूएट कर सकता है कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेवल बुक के लिए रेडी है या रिव्यू की जरूरत है। चेकलिस्ट से टीचर को क्विक विजुअल फीडबैक मिल जाता है और असेसमेंट इजी और सिस्टमैटिक हो जाती है। ठीक है। चेकलिस्ट के बाद आता है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट वो असेसमेंट है जिसमें कैंडिडेट स्पोकन रिस्पॉन्सेस देता है एक से ज्यादा एग्जामिनर के क्वेश्चंस के लिए। ये शायद सबसे पुराना असेसमेंट फॉर्म है और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का हिस्सा रहा है। ओरल टेस्ट का पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट की वर्बल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स डायरेक्टली इवैल्यूएट की जा सके। ये स्पेशली यूजफुल है उन एरियाज में जहां राइटिंग या पेपर पेंसिल टेस्ट सफिशिएंट नहीं होते और टीचर को स्टूडेंट की थॉट प्रोसेस और रीजनिंग स्किल्स जो हैं वो देखने का चांस मिलता है।
ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर 11 भी यहीं मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवालात हों, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आप कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आपको टाइमली रिस्पॉन्स करने की। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में ज़रूर पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।